अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम टी टाइम। मैं हूं आपकी मेज़बान शबाना मनियार और हमेशा की तरह हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम से। अच्छा, ये बहुत बड़ा नाम जब हम कहते हैं ना, तो ये इतना आसान नहीं होता अपना नाम बनाना। मेरा आज के मेहमान जब एंटर हुए और जब मेरी उनसे गपशप हुई और फाइनली आज हमारी मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि बेसिकली जब ये प्रोफेशनल फील्ड में एंटर हुए थे तो ये एक सहाफ़ी थे। सहाफ़त के शोबे से इन्होंने अपने रोज़गार की इब्तिदा की, लेकिन वक्त ने ऐसा पहिया घुमाया कि सहाफ़ी बनते बनते एक्टर बन गए। है ना सरप्राइज़। और जब मैंने इनका गूगल किया, जैसे कि इनकी डिटेल्स और इनके काम और उनको रिसर्च करना हर एंकर की बुनियादी जिम्मेदारी होती है, तो 2010 से जब मैंने इनके प्लेस के, वो भी इनके कोई फ़ैन ही है जिन्होंने ये लिस्टिंग की हुई है, इनके प्लेस की मैं बात करूं, दाम, महमूदाबाद की मलकाएँ, सपनों की ओट में जहेज़, सब्स कदम, सब्स परी, लाल कबूतर, बांदी, रिहाई, तेरी बेरुखी, दरमिया, कलमूही, दो कदर दूर थे, बह के कदम, दीमक, खातून मंजिल, रिफ़त आपा की बहुएं, मेरा यार मिला दे, मेरी सहेली मेरी भाभी, रिश्ते कच्चे धागों से, पापोश नगर की नीलम, और भी बहुत सारे प्लेज हैं और भी बहुत सारा काम है जो इन्होंने स्क्रीन पर उसको एक्टिंग के ज़रिए अपना लोहा मनवाया, अपना नाम बनाया। सरप्राइज़ मेरे लिए ये है कि सहाफ़ी बनते बनते एक्टर का ये जो सफ़र है, ये अपनी जगह एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। तो क्यों ना आपकी करवाई जाए मुलाकात हमारी आज की मेहमान शख्सियत से, और हम उनसे जानेंगे ये वाली एक जो इनकी ज़िंदगी का सफ़र रहा है और अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत इनकी डेस्टिनी बनाई है। आइए मुलाकात करवाते हैं हमारे अपने बहुत ही प्यारे इंसान शाहिद नकवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शबाना आपके? ठीक हैं आप? बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, फिट। शाहिद, और आई थिंक इसके नाम के मायने होते हैं जो भी शहादत देंगे सच्ची शहादत होगी। तो आज आप जो भी बात करेंगे सच्ची बात करेंगे। बिल्कुल, मैं तो हमेशा सच्ची बात करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो भी कहा जाए वो बड़ा ठोस कहा जाए और सच की बुनियाद पर कहा जाए। तो आप पूछें, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं चाहती हूँ कि आपकी अपनी ज़िंदगी के ये जो एक शो रील है ना, जो अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी या तकदीर के तौर पे बनाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। सहाफ़त एक अलग ही शोबा है और एक्टिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है। तो ये गठजोड़ कैसे मिला? मैं चाहूँगी इब्तिदा कहाँ से हुई, क्या सोचा, कहाँ गए, ज़िंदगी के दरिया ने आपको किस किस मोड़ से गुजारा? देखिए, बचपन की सोच जो होती है ना, वो अलग ही होती है बिल्कुल। मतलब बचपन में मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बचपन में मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँ। ये तो होता ही है ना, लेकिन कुदरत अपने कुछ फैसले खुद कर रही होती है। तो ये जो गठजोड़ है इसका, ये है बहुत सिंपली ये है कि मेरा ख्याल है कि शुरू में एक कहानी लिखी थी। कोई बहुत छोटा था मैं, कोई 8वीं 9वीं क्लास में। अगर आप शोरील की बात कर रही हैं तो फिर मैं शोरील पर आता हूँ। प्लीज। तो वो कहानी मैंने जब लिखी तो मेरा दोस्त है, बड़ा फास्ट फ्रेंड है, हैदराबाद में होता है, माजिद मोहम्मद शाह। तो उसने कहा यार इसको है ना, तुम पढ़कर बताओ हमें। तो वो मैंने पढ़कर बताया तो उसमें एक्सप्रेशंस भी आ गए। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ डिलीवर कर सकता हूँ डायलॉग्स की शक्ल में भी। तो फिर उस ज़माने में वो उसका घर बन रहा था एक, जिसमें एको होता था, उसके घर में एक नया कमरा और नया मकान होता था। तो हमने वो टेप आता था जिसको वो दबाकर, और वो मैंने है ना छोटे छोटे से स्किट लिखे, कुछ लतीफ़े भी ले लिए उसमें जो बच्चों की दुनिया और इसमें नौनिहाल वगैरह में छपते थे। वो लतीफ़े लेकर हम लोग एक्टर बन गए, हम सारे दोस्त, और उसको बोलना शुरू कर दिया। तो बड़ा अच्छा बना वो। हालांकि वो अच्छा एडिट तो नहीं हो सकता था, तो वो कट करके बोलता था, टांग करके आवाज़ आती थी उसमें टेप में। तो लेकिन वो जब सुनते थे तो बड़ा मजा आता था यार कि तुम अच्छा बोल रहे हो, अच्छा तू यार बहुत अच्छा कर रहा है यार। अच्छा, ये जो आपका ग्रुप था, ये मोहल्ले वाले फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स थे? नहीं, महल्ले के थे। अच्छा। स्कूल में माजिद स्कूल में था लेकिन मुझसे पीछे था। मैं 8th में था, वो 6th में था, इस तरह से था। लेकिन उम्रों का ज़्यादा वो फ़र्क नहीं था। तो वो दोस्ती यारी तो वैसे ही थी, क्रिकेट भी साथ खेलते थे, तो ये सब कुछ। तो वो मिलकर फिर हमने इस तरह से एक छोटी मोटी सी कम्युनिटी सी बना ली थी कि यार ये बड़ा मज़ेदार काम है। तो ये गठजोड़ आप कह सकती हैं कि लिखारी का और एक्टर का, ये मेरा बहुत बचपन में ही शुरू हो गया था। सही, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, और मैंने वो बड़ा सच्चाई के साथ एक बड़ा डीप जाके मैंने उसको किया था। तो मैंने जब
दुनिया में देखा कि क्या हो रहा है, तो मुझे पता चला कि करंट अफेयर्स की तो सूरत हाल बहुत गंदी है। तो वो फिर मैंने अपने कॉलम्स में लिखना शुरू किया। अच्छा, बेसिकली आप किस न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे? मैंने मेरे कुछ कॉलम्स जो हैं जो स्पोर्ट्स के हवाले से हैं वो तो जंग में भी छपे हैं। अच्छा। जंग इस्लामाबाद, जंग पिंडी। ठीक है। और उसके अलावा मेरे बॉस से जो एक मेरा रेगुलर कॉलम था, उसका नाम था रूबरू या कुछ इस किस्म का, अब तो मैं भूल भी गया हूँ, रूबरू शायद नाम था। सही। तो वो कॉलम में मेरे अपने ही अखबार में, मेरे अपने अखबार में जहाँ मैं नौकरी करता था। ठीक है। मैं पाकिस्तान अखबार इस्लामाबाद से वाबस्ता रहा। सही। उसके बाद फिर मैं है ना औसाफ अखबार में आ गया। मैं, हामिद मीर साहब वगैरह सब लोग हमने मिलकर औसाफ शुरू किया, लॉन्च किया उस अखबार को। तो वहाँ भी मेरे कॉलम छपते रहे, वहाँ मैं मैगजीन एडिटर था। मीनवाइल उसी दौरान मरहूम अदाकार फरीद खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो जो कंपेयर होस्ट फरीद खान साहब, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो मास्टर क्लास थे। और अच्छा, मोइन भाई के साथ बड़ी उनकी दोस्ती थी। उमर शरीफ साहब के साथ बड़ी दोस्ती थी। अब तो तीनों ही मरहूमीन हो गए, अल्लाह गरीक़ रहमत करे उनको। आमीन आमीन। तो वो फरीद साहब जो थे वो मुझे उस ज़माने में इस्लामाबाद में रह रहे थे। इट वाज सच अ ग्रेट एक्टर एंड कॉमेडियन। उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे एक टास्क मिला है पीटीवी इस्लामाबाद से कि खाकों का। अच्छा। तो तुम लिख सकते हो मेरे लिए यार, क्योंकि तुम्हारा शौक़ भी है लिखने का। मैंने कहा मैं लिख दूंगा। तो वो मैंने लिख दिए उनको खाके। जब वो रिकॉर्ड हो रहे थे तो एक मरहले पर आकर जो है ना, जो एक्टर रिहर्सल कर रहे थे वो उनको मज़ा नहीं आ रहा था फरीद साहब को। क्योंकि वो जिस कैलिबर के थे, वो अच्छा चूँकि मेरा लिखा हुआ था तो मैं वो टोनिंग कर रहा था उसकी कि अरे भाई क्या ये इस तरह से कर रहा था। तो उन्होंने कहा यार तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो यार। मैं नहीं करता एक्टिंग, बस मैंने रेडियो पे जो करना था कर लिया। कहने नहीं तुम मेरे साथ ये करोगे प्रोग्राम। सही। तो वो मैंने किया। उसके बाद फिर अखबार छोड़ना पड़ा मुझे। इसकी वजह ये थी कि मुझे जियो ने हायर कर लिया था, जियो टेलीविज़न ने 2000 में कराची के लिए। फॉर व्हाट? फॉर प्रोड्यूसर राइटर। ओके, सही। तो यहाँ जब मैं आया तो मैं जियो का 24वां आदमी था। परमानेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं उसमें मैं 24वां आदमी था। ठीक है। और मुझे जो उन्होंने दिया था कि जी आपको ये करना है, वो एक मॉक न्यूज़ चैनल का मुझे एक आइडिया मेरे जहन में आया था। वो दिया हमने पिटी हुई न्यूज़, जो कि बड़ा अरसे तक चला, जिसकी बाद में बड़ी नकलें हुई, 4 मैन शो और ये वो सब उसी की नकल। तो वो मैं अपना करता था। वही पीटीवी की जब हम स्टेट चैनल की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनकी अपनी एक शराइत होती हैं कि ये नहीं ऑन एयर जाना चाहिए, ये नहीं करना है। तो उस बाउंड्रीज़ में रह के, जैसे अक्सर अनवर मकसूद साहब के भी मैं जब इंटरव्यू देखती हूँ तो वो कहते हैं कि एक राइटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, जब आपको बंद कर दिया जाए कमरे में और कहेंगे इस कमरे से बाहर एक होते हैं ना कि वो दुनिया आपने नहीं डिस्क्राइब करनी, बस जो है वो इसी को लेकर चलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप राइटर को, एक्टर को, आप किसी को भी आप रोक देंगे कुछ। तो आपके लिए वो मसला वो मुश्किल था? वो मुश्किल मरहला था, वो मुश्किल था, क्योंकि वो सेंसर के लिए जाता था, एक एक लफ्ज़ देखा जाता था, की क्यों लिख दिया तो का क्यों लिख दिया, ये वाली बात थी ना। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो वो बड़ा सहना पड़ता था उस वक्त। सही। अच्छा, आपने बात की इस्लामाबाद की, तो आपने इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री करके आप इस्लामाबाद मूव हुए थे, और उससे पहले अभी आपने बातों में अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि आप रेडियो में तो मैं एक्टिंग करता था। तो ड्यूरिंग योर स्टूडेंट जो आपका पीरियड था उस वक्त आप रेडियो आपने ज्वाइन किया था? जी, हैदराबाद से मैंने मास्टर्स किया पहले। और मैं अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट करता रहा इन कामों की तरफ, क्योंकि एक नशा तो होता है ना ये। तो मैं नहीं समझता कि एजुकेशन किसी की रुकनी चाहिए, तो मैंने अपनी भी एजुकेशन नहीं रोकी। नहीं वो तो मस्ट है। तो वो मैं करके फिर मैं जब इस्लामाबाद गया तो फिर मैंने गुल खिलाए हैं सारे। और फिर लेकिन वो जो रेडियो में जो गुल खिलाए थे वो कब खिलाया? वो रेडियो में गुल खिलाया, अब मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार वाक़या है कि मेरे वालिद साहब खुद रेडियो में रहे, लेकिन मुझे ये पता चला, कहीं मैंने किसी जगह सुना कि भाई ऑडिशन हो रहे हैं, तो फिर मैं ऑडिशन देने पहुंच गया और मैं ड्रामे में सेलेक्ट भी हो गया। वो बाद में पता चला मेरे वालिद को, और उसकी वजह ये थी कि उस ज़माने में कुछ अखराजात का मसला था मेरा अपना ज़ाती, कि मैं सिगरेट विगरेट शुरू की थी, तो मैं कहता था भाई अपना कमाओ अपना पियो। तो उस वक्त तो पेरेंट्स बड़ी सख्ती लगाते थे, तो सिगरेट का पता चल जाए बेल्ट की मार पड़ती। जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो मैंने ऑडिशन भी दे दिया, और फिर मैं काफ़ी दफ़ा मैं सुना चुका हूँ वाक़या, लेकिन बड़ा मज़ा आता है कि जो काम समझने वाले लोग हैं उनको सुनाया जाए। तो वो हुमायूं बशीर साहब, जो पिंडी के लोग मेरे दोस्त देख रहे होंगे वो सब जानते हैं उनको, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे वो, बहुत अच्छे शायर भी थे और बहुत अच्छी आवाज़ उनकी, वो तो प्रोड्यूसर थे रेडियो पर। सही। तो उन्होंने अपना एक ड्रामा किया
मैं कौन हूँ ऐ मेरे हम नफसो, ये एक ड्रामे का नाम था जो कि मुमताज़ मुफ्ती साहब ने लिखा था। ये मीर तकी मीर की एक शायरी है। अच्छा, ये बड़ा क्लासिक होगा है ना, ये वो बहुत क्लासिक था। और वो उसका था ये कि वो एक उसका मैं कौन हूँ मेरा हम नफस हूँ, यानी कि अपनी शनाख्त आदमी पूछ रहा है। तो एक लाश पड़ी हुई है फुटपाथ पे और कई लोग गुजर रहे हैं उधर से, वहाँ से जा रहे हैं और देखते हैं और आगे चले जाते हैं। बेहिसी है, मैं कौन हूँ मेरे हम नफस। ये था ड्रामे का वो। अच्छा। मुमताज़ मुफ्ती साहब का लिखा था, उसी रात को चलना था और बारिश हो रही थी सख्त इस्लामाबाद में। तो वो जब उन्होंने वो प्ले किया हुमायूं बशीर साहब ने, तो उसमें वो 3 करैक्टर थे, एक बूढ़ा, एक जवान और एक उसका बच्चा। और तो वो जिनको आना था अपने पोते के साथ, बड़े मियाँ थे, वो एक्टर थे, वो इस्लामाबाद से आ नहीं सके बारिश की वजह से। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन करेगा, मुझे तो रात में ड्रामा देना है, 9 बजे नेशनल हुकअप पर ड्रामा जाना है। तो मैंने कहा मैं बोल दूंगा तीनों करैक्टर। तो वो कहने देखिए बात तो मेरी सच हो गई अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा था, जो मैं समझा था कि आपने तीनों कैरेक्टर किए थे। जी मैंने तीनों कैरेक्टर किए। अच्छा। और वो कोई, अब तो मैं डायलॉग्स तो भूल ही गया हूँ, लेकिन ऐसे ही सुना देता हूँ आपके तफरीह तबाह के लिए। जरूर, मेरे व्यूअर्स के लिए भी। हाँ, मैं पता जरूर चले ना कि मैंने जब कहा है कि हरफन मौला शख्सियत आई है तो हमें। तो वो लाश के पास तीनों आकर रुकते हैं। अब वो मुझे कोई 5 या 3 1 मिनट के या 4 1 मिनट के डायलॉग्स थे, वो ओवरलैप करके बोलने हैं, ठीक है ना। और वो मैंने बोला, वो मैंने जिस तरह से बोला, ये समझे लाश पड़ी हुई है, मैं आया हूँ, मैंने कहा अरे बेटे ये लाश किसकी पड़ी हुई है। अब वो नौजवान बोल रहा है, अब्बा अब्बा छोड़ें आप लाश वाश को, आपको पता नहीं आजकल माशरा कहाँ चला गया, पुलिस आकर पकड़ लेगी, हमें अंदर कर देगी। तो वो बच्चा बोल रहा है अब्बू अब्बू रहने देना, अगर दादा अब्बा कह रहे हैं तो देख तो लेंगे किसकी लाश है। तो भाई देखो ना, तुम बच्चा तक तुम्हें कह रहा है। अरे अब्बा इसकी तो छोड़ें, इसको तो मैं घर जाकर समझा दूंगा कि बेटा ऐसी है। अब्बू कैसे, अब हमेशा आप मुझे यही समझाते रहते हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई, देखा तूने, ये होती है तरबियत। अरे भाई ये सारा था। क्लैप होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो सेकंड्स की भी देर नहीं है। अच्छा, तो फिर उस वक्त आपके ज़माने में ये अपनी जगह बहुत बड़ा काम है जो आपने करा कि 1 मैन शो कर सकते हैं आप, 1 मैन शो कर सकते हैं। बट उस वक्त आपके दौर में तो मैंने सुना है ना कोई इस तरह की एकेडमीज़ थी, ना कुछ इस तरह के स्कूल या कॉलेजेस में टीचर्स होते थे जो जिनको एक्टिंग का शौक़ होता था उनको गाइड कर सके। तो ओवरऑल यह आपका अल्लाह ताला का दिया हुआ अतिया है जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप किसी को भी कम्पीट कर सकते हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूँगी मगर ब्रेक के बाद। ज़रूर ज़रूर। व्यूअर्स, आपने देखा, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि पाकिस्तान में वो हीरे हैं जिन्हें सिर्फ तराशा जाए ना तो फिर इनकी रोशनी दुनिया में किसी भी रोशनी का मुकाबला कर सकती हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रोग्राम टी टाइम और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नकवी साहब। अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले, जो इन्होंने अपने टैलेंट हमारे साथ शेयर किया है, शाहिद साहब हैट्स ऑफ टू यू। आपने मतलब उसके बाद आपने प्रोड्यूसर तो हवा में उड़ने लगा होगा, उसे कहा होगा बस ये एक इंसान काफ़ी है मेरे पूरे प्ले के कैरेक्टर्स करने के लिए। वो ऐसा होता नहीं है, आर्टिस्ट बड़े बड़े वहाँ हैं और हर जगह ही मौजूद हैं। वो एक मौका था, एक सिचुएशन थी, उसमें कोई भी अगर शायद मेरी जगह होता तो वो हाँ इमरजेंसी थी। लेकिन उसमें मेरा एक फ़ायदा ये हो गया था कि मैं सी कैटेगरी में ऑडिशन में कामयाब हुआ था, मुझे बी मिल गई थी फौरन, तो पैसे वैसे ठीक ठाक मिल गए थे मुझे। मतलब उस ज़माने के लिहाज से आपने उस वक्त रेडियो की एक सीढ़ी पर कदम नहीं रखा, मतलब एक सीढ़ी ऊपर नहीं है, सीधे 3 या 4 स्टेप फलांग लग दी। मतलब एक सीढ़ी तो मुझे याद है कि मैं चढ़ गया था, मैं सी से बी में आ गया था, बाकी तो फिर वो जाहिर बात है। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि नैपा और ये भी बहुत बाद में है ना, कोई एकेडमीज होती थी ना, स्कूल में वो हम लप्पे आती और इस तरह के बस होते थे ड्रामे और वो बच्चों के ड्रामे। लेकिन एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को जो पॉलिश करते हैं ना, इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन उस दौर में नहीं थे। तो आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक तो आपको खुदादाद अतिया तो आपको मिला था, लेकिन अब फिर आपके टीचर्स कौन थे जिन्होंने आपको ये सब सिखाया? देखिए, पहली बात तो मैं आपके उस सवाल का जवाब इसके साथ नथी कर लूँ
कि जो आपने ऑफ द कैमरा मुझसे एक बात पूछी थी कि टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है या एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं समझता हूँ कि टैलेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप में टैलेंट नहीं है और आप 10 डिग्रियाँ लेकर बैठ जाएं और अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर वो एजुकेशन तो बेकार है ना। लेकिन होपलेस नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश किस बुनियाद पर? मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से ऐसे नौजवान साथी हमारे मुझे मिले कि जिनके अंदर मैंने महसूस किया कि ये अपना वक्त ज़ाया करेंगे। मैं आपको यही अभी कहने वाली ठीक है ना, थी जो वक्त ज़ाया करने वाले लोग होते हैं ना, मैं उनको पहले अटेम्प्ट में बता देता हूँ कि बेटा कोई दूसरा दरवाज़ा अपना खुला रखना, कहीं इस तरफ अपने आप को बर्बाद ना कर लेना। ठीक है ना, ये बर्बादी का गेम है। ये तो हवाई रोज़ी है ना, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के और आप एक्टिंग सिर्फ के ऊपर रिलाय लेकिन करना आजकल आपने देखा होगा कि हमारी जो अब जो करंट जनरेशन है ना, तो उनको ये जो ग्लैमर है, ये जो मीडिया की दुनिया है, सब कुछ में एंटर हो रहे हैं और उसके लिए बाकायदा वो लोग डिग्री कर रहे हैं। तो अभी जो आपने एक लाइन बोली ना कि टैलेंट ज़्यादा मायने रखता है, एजुकेशन ज़रा पीछे है। तो अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और शायद नकवी साहब एक पूरी इंस्टीट्यूशन अपनी जगह हमारे साथ में एकेडमी बैठा हुआ है, तो ये बात कर रहे हैं, तो अगर वो कोशिश करे तो भी आपको नहीं लगता कि मतलब मेहनत करे, कोशिश करे कि वो, या एक्टर अंदर ही होता है एक इंसान के बाय बर्थ? एक्टर अंदर होता है, डायरेक्टर अंदर होता है, गुलकार अंदर होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फ़नून लतीफ़ा कोई मजाक नहीं है। ठीक है ना, मैं जो नए आने वाले हैं, मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल दूँ। मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा। जब मैं जियो में काम करता था, मुलाजमत करता था, तो मेरे पास एक लड़की और 2 लड़के लाए गए उस यूनिवर्सिटी का कह करके। ये इन्होंने एक टॉप किया था एक ने, और 2 फर्स्ट डिवीज़न पास थे। उनको इंटर्नशिप करनी थी अपनी, मीडिया का करके आए थे वो। ठीक है ना, जब वो बैठे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सिर्फ थ्योरी जानते हैं। अच्छा, ठीक है। वो प्रैक्टिकल नहीं जानते। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी किताबें उधर रखो, अगर मेरे साथ चलना है तो आपको भरी दोपहर में प्यास के आलम में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस प्रोग्राम को प्रोड्यूस भी करता था, डायरेक्ट भी करता था, लिखता भी था, एक्टिंग भी बाज़ दफ़ा करता। तो मैंने उनको कहा कि मेरे साथ अगर काम करना है ना, तो आपको गधे और घोड़े की तरह काम करना पड़ेगा। ये थ्योरी व्योरी नहीं है कि यूँ बूम लगा दिया तो ये कर दिया। ये फुरकान खड़े हुए हैं सामने, इनसे पूछें। इनके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे, जी हमने कैमरा सीख लिया, ये वो, उनको ठेंगा पता नहीं होता कि कैमरा क्या है। उनको ये नहीं पता होता कि लाइट की कट लाइट क्या है और किस तरह से करना है। उनको क्रोमा का नहीं पता होता, उनको किसी चीज़ का नहीं पता होता। लेकिन वो सिर्फ थ्योरी पढ़कर आ रहे होते कि कैमरा हमने पढ़ लिया है कि ये बटन दबाएंगे तो ये फलाना, तो ये व्यू फाइंडर है तो ये फलाना है। उससे कुछ नहीं होता जब तक आप व्यू फाइंडर में खुद ना देखें कि आप कर क्या रहे हैं। तो जब उन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिकल काम किया, उन्होंने खुद ये कहा मुझसे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के लोग थे, उन्होंने कहा कि आज हमें पता चला है कि ये क्या चीज होती है। इतना आसान नहीं है जितना हम स्क्रीन पे देखते हैं। चंद किताबें पढ़नी शोबिस की और इसकी उसकी और मीडिया की और न्यूज एंकरिंग की, और हम कुछ बन गए। नो नो नो, नॉट एट ऑल। आपको यू शुड डू योरसेल्फ। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के बगैर कुछ नहीं है। इस वक्त जो चले, आपकी ही बात से मैं सवाल करूँगी, इस वक्त जो प्रैक्टिकली हमें ऑन स्क्रीन चैनल्स में बहुत कुछ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, आर यू सेटिस्फाइंग विद इट? वो ड्रामा जो एक रियल ड्रामा होता था, जिसको हमारे मतलब पाकिस्तान की अपनी एक पहचान होती थी, क्लासिक्स को लेके लोगों ने हमारे प्लेस से सीखा है। जो हमारे सीनियर्स जब क्लासिक का जो दर्जा रखते हैं, वो प्लेस बाहर देखे गए हैं, उनको उनकी, अगर मैं भारत का नाम लूँ तो गलत नहीं होगा कि वहाँ वो दिखाए गए। उनके बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, जैसे अगर मैं कॉमेडी की बात करूं तो वो खुद कहते हैं, अक्षय कुमार साहब जो है, गोविंदा हैं, ये वो खुद कहते हैं कि हमने अभी जो आपने मरहूम उमर शरीफ साहब का नाम लिया, हमने इनसे सीखा है। तो मतलब अब जो काम हो रहा है, आर यू सेटिस्फाइंग विद दैट? नहीं, देखिए, हर दौर के अपना एक अलग मिजाज होता है। पहली बात तो ये है, सही। अब लोग इसको कबूल कर रहे हैं, सास बहू के झगड़े तो फुलाना तो ढिमाका, टीआरपी एक वो इस्तेलाह आ गई है ना, वो अपना एक मार्केटिंग उनकी स्ट्रेटेजी है और वो उसमें कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कंटेंट की बात है, मैं अभी भी इंतज़ार करता हूँ कि शायद मुझे कोई खुदा की बस्ती टाइप का ड्रामा नज़र आ जाए, शायद कोई जंगलूस टाइप का समंदर नज़र आ जाए मुझे कोई। लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही मुझे। वो जो है ना, वो इस वक्त सिर्फ यही दौड़ लगी हुई है कि किस तरह से कमाया जाए। इस वक्त कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे, जो कैरेक्टर्स आपने किए, आपने कोई कैरेक्टर, मुझे नहीं लगता। देखिए, ड्रामा बेसिकली हमारी माशरे की एक अक्कासी करता है, और आप जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, आप और जो दूसरे एक्टर्स होते हैं, वो बेसिकली हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनसे अडेप्ट करते हैं और आप वो कैरेक्टर करते हैं। जी, आपने नेगेटिव पॉजिटिव सारे कैरेक्टर्स किए, और कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा इंसानी रूप में जो मुझे नहीं लग रहा कि आपने
छोड़ा हो? शायद मैं भी सोचता रहता हूँ बाज़ दफ़ा, मतलब नहीं तो ये जो इतनी वेरिएशंस जो आप लाते हैं, अच्छा कैरेक्टर का मतलब होता है पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी जी चेंज हो जाती जी है। जी चेंज हो जाती है। तो ये मतलब आप ऑब्जर्व करते हैं, क्लिक होती है, या खुद सोचते हैं? क्योंकि आपने कहा कि राइटर अपने जहन में चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन तो हर लम्हे चल रहा है, ऑब्जर्वेशन तो हर लम्हे है। आर्टिस्ट के लिए सारी दौलत ही, सारा ख़जाना ही उसका ऑब्जर्वेशन है। लेकिन उसको जो थोड़ा सा कहते हैं डेकोरेट करती है ना चीज़, वो आपकी अपनी सोच भी होती है कि अगर एक माजूर आदमी है तो वो किस तरह सा हो, किस तरह से होगा, एक फ़कीर है वो, अगर आप फकीर भी बने, आप माजूर भी बने, आप मेंटली रिटार्डेड भी बने, आप जालिम भी बने, जी जी आप एक मजबूर बाप भी बने, कॉमेडी आप भी एक किया कनी महमूदाबाद की मलकाए में देखूं तो उसमें जो बाप आप बने। मतलब लोग कहते हैं ना कि अगर नेगेटिव कैरेक्टर है तो आप अपनी एक्टिंग से ऐसे प्रूफ करें कि लोग उस कैरेक्टर से नफरत करें, जी और पॉजिटिव कैरेक्टर है कि लोग उससे प्यार करें और लोग उसको सच समझें। जी। तो आप मुझे ये कभी आपने जो इतने सारे जो कैरेक्टर्स किए हैं, तो 101% श्योर कि आपके इर्द गिर्द आपने उनको वॉच किया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो वॉच कोई किया। ऐसा कैरेक्टर याद है कि वो आपके जहन में चल रहा हो और फिर वो बंदा आपको नजर आया हो? मतलब इस तरह की कुछ है आपके जहन में? हुमायूं सईद, तुमने मुझे फंसवाया था एक दफ़ा। हुआ ये था कि मैं महमूदाबाद की मलकाएँ कर रहा था और दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से हो रहे थे, सिक्स सिग्मा से। तो मुझे बुलाया और कहा उन लोगों ने कि एक ड्रामा है जो कि उसामा डायरेक्ट करेगा, और वो है काश में तेरी बेटी ना होती। हाँ, वो बहुत जबरदस्त ड्रामा था। अच्छा, मैंने कहा कि यार, उसमें सलीम मेराज साहब भी थे, वो बाद में आए थे नवाब के रोल। तो वो मैंने कहा कि ये कहने का नहीं उसमें बहुत डिफरेंट करेक्टर है और तुम उसामा से मिलो यार और ये करो वो करो। तो मैं मिला उसामा से, उसामा ने कहा ये एक माजूर का करेक्टर है, और उसने बताई कहानी तो लोगों ने देख ही लिया, मैं क्या बताऊं, यूट्यूब पे पढ़ी, आप लोग देख सकते हैं। तो वो जब माजूर मुझे सुना रहा था करेक्टर, तो मैंने कहा कि मैं इसको थोड़ा सा पॉलिश करता हूँ, और तो मैं चला गया ये लियाकत नेशनल और इनका जो पैरालिसिस सेंटर है, तो मैं वहाँ 2 दिन तक जाता रहा। वहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर दाऊद करके, या डॉक्टर दाऊद शायद ये, तो वो मुझे कहना कि जी फरमाइए आप कैसे अंदर आए। मैंने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ छोटा मोटा सा, तो मुझे एक कैरेक्टर मिला, वो मैं उसको मैं देखना चाहता हूँ, मुझे माजूर का कैरेक्टर। बड़ी उन्होंने, अच्छा देख लीजिए, ज़्यादा देर ना ठहरिएगा। ठीक है, मैं उसको देखा, दूसरे दिन फिर आ गया, फिर वही उनकी, मैं पूछ कर आया था कि आप ही की ड्यूटी को होंगे जी। दूसरे दिन फिर आ गया, फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझसे प्यार मोहब्बत शुरू की डॉक्टर साहब ने, आप बैठ जाइए देख लीजिए। वो तो मैंने देख लिया। कितने घंटे उसको ऑब्जर्व करते थे? मतलब वो जो एक था, मैं ज़्यादा था आधा घंटा, एक पहले दिन आधा घंटा देखता रहा एक बंदे को। मैंने सिर्फ स्टिल देखते रहे? सिर्फ देख रहा था मैं उसको, ताड़ लिया था मैंने उसको। लड़काना का बंदा था वो, अच्छा, लड़काना का कोई मरीज था, उसको मैंने देख लिया कि वो किस तरह कर रहा है, क्या है उसकी बेचारे की। उसके अगले दिन मैंने 1 घंटा पूरा उसी को ऑब्जर्व करता रहा, उसके बाद मैंने वो कर दिया। तो जब वो मैंने किया तो वो मुझे मैं फ़ोन नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गए थे हमारे डॉक्टर के मेरे, तो उसने, उनका फ़ोन आएगा, यार तुमने तो बिल्कुल ही कर दिया। मैंने कहा तुमने तो बिल्कुल ही वैसे ही। मैंने कहा हाँ, वो जब मैंने देखा है तो कर दिया। अच्छा, ये रियल मेहनत है ना, यही तो है। जी जी जी, वो करना क्योंकि पड़ता। ड्रामा जब बनता है तो कैरेक्टर से बनता है, और वो कैरेक्टर हमें लगना चाहिए कि वाकई में वाकई इसके साथ ऐसा हो गया है। हाँ जी जी जी, इसके साथ हो गया। तो आपको लगता है कि आपने अब तक कोई कैरेक्टर रह गया हो जो आपने नहीं किया? नहीं, ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं। मैं अमूमन प्रोड्यूसर से यही कहता हूँ कि नहीं, वेरिएशंस तो आपके काम में है। हाँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश अभी भी यही है कि अच्छा ज़रा मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स मिले ना। तो अब और कितने मुख्तलिफ रहेंगे? क्योंकि जो प्लेस की मैंने लिस्ट अभी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की है, उसमें हर कैरेक्टर में आपकी एक नई वेरिएशन है, एक नया रूप है। बड़ा दिल चाहता है मेरा सीरियल किलर करने का, बहुत बहुत दिल चाहता है मेरा। उसके लिए क्या किसी सीरियल किलर को जाके ऑब्जर्व करेंगे? वो बड़ा मज़ेदार काम है। वो बहुत, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी सारी बातें जो है ना, वो बड़ा मेरा दिल चाहता है कि वो इस तरह की चीज़ें भी अगर बने तो उसमें मैं करना चाहूँगा वो। बाकी कॉमेडी कर चुका हूँ मैं, सब कुछ कर चुका हूँ। अच्छा, थोड़ी सी बात दोबारा से मैं आपको आपकी अपनी ज़िंदगी की शो रील में ले जाना चाहती हूँ कि आप छोटे थे, हैदराबाद में आपका बचपन, फिर इस्लामाबाद मूव हुए, सहाफ़त स्टार्ट हुई, फिर जियो ज्वाइन किया, वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। तो इतने सारे पूरे काम में आपकी फैमिली आपसे कितना खुश थी? वो खुश थी कि जो काम आप कर रहे हैं, ख़ासकर आपके फादर, कि सही है, या उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, सहाफ़त अच्छी चीज़ थी? इस तरह के एक माइंडसेट होता है ना घर वालों का। जी 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 जी, बिल्कुल होता है। नहीं देखें,
इस तरह के जब जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी फैमिलीज जो होती हैं ना, वो मेंटली तौर पर तैयार रहती हैं अप डाउन्स के लिए, कि कभी वो पहले से तैयार होती हैं। और अच्छे लोग वही होते हैं जो कि ऐसे वक्त में, वो कहते हैं ना कि अमन के दिनों में जंग की तैयारी करो, तो वो कुछ बचत वचत करके अपना ऐसा कर लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा, अच्छा फिर एक्टर के लिए भी एक मजबूरी होती है। अगर आप मुझे लगातार 3 सीरियल में काम करा दें तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं अब गैप पे चला जाऊँ, मैं ना करूँ। सही, क्योंकि बॉडी स्टैमिना भी नो तो नो नो, जवाब बॉडी देगा। नहीं, तो आप मुझे बाद में कबूल नहीं करेंगे। जो आप कहेंगे यार हर वक्त यही आ रहा है, हर जगह से यही आ रहा अच्छा, है, सही। वो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है एक्टर के लिए, ठीक है ना। फिल्म हो तो चले ठीक है, वो 2 साल में एक दफ़ा बन के आ रही है, वो हो गई। लेकिन अगर आप सीरियल या किसी ड्रामे में या किसी में अगर आप मुसलसल चले आ रहे हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा एक्टर को खुद चाहिए कि नहीं अपने आप को थोड़ा और सा। आपके वो जो दोस्त थे स्टूडेंट लाइफ के, माजिद साहब, और जो दूसरा ग्रुप था, वो आपके साथ साथ रहे, वो कहीं पीछे कोई और कुछ और काम कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ और काम कर रहे हैं। जैसे मेरा दोस्त है माजिद, वो हैदराबाद में है, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है। इसी तरह और दोस्त हैं, वो बिखर गए, कुछ मुझे पता नहीं है कि वो कुछ कहाँ चले गए, कुछ कहाँ चले गए, कोई वापडा में, कोई कहीं है, इस तरह से। सही। अच्छा, इस पूरे सिनारियो में कभी ऐसा हुआ है कि आप डिसहार्ड हुए हो? बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि ये हवाई होती है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, या तो आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि आप उसको कोप कर लेते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी जैसे अभी कोविड भी आया और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, काम बंद हो गया था लोगों का। इनफैक्ट मैंने तो नुमान इजाज साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू देखी, वो कह रहे थे कि आर्टिस्ट इतना मजबूर था कि अगर वो पॉजिटिव भी होते थे तो वो नहीं बताते थे, सेट पे आ रहे थे, जिसकी वजह से कुछ हमारे आर्टिस्ट कोविड पॉजिटिव हुए, सिर्फ इसलिए कि अगर हम बता देंगे तो ये लोग हमें काम पे नहीं देंगे या बुलाएंगे नहीं। तो ये जो सारी इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, उसने आपको कितना फर्म रखा? बहुत अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ा फर्म रखा। हालांकि मैं बहुत ही बाज़ दफ़ा सोचता था, एकदम डिप्रेशन में चला जाता था, क्योंकि ये कोविड के आने के बाद हमारे हालात जो है ना, ख़ासकर जो टीवी पर आने वाले लोग हैं, जो सामने आते हैं कैमरे के, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था वो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको लग जाए। तो वो आप बहुत से एक्टर्स जो थे ना, वो काम नहीं कर रहे थे, तो वो सारा एक सिचुएशन ऐसी बिल्ड हो गई थी इस कोविड के उसमें कि नुकसान होना शुरू हुआ आर्टिस्टों का। अब उसमें वो कितना बर्दाश्त कर सकता है आर्टिस्ट, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बर्दाश्त किया और दूसरे लोगों ने भी किया। अब जाके काम शुरू हुआ है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, बीच में भी शुरू हो गया था, जब ज़रा कम हुआ वो, तो लोगों ने काम शुरू कर दिए थे। जिनके ड्रामे रह गए थे कंप्लीट होने में, वो उन्होंने शुरू कर दिए थे। नहीं, जिससे आपका किचन चलता है, मैं उसकी बात कर रही थी कि उसने आपको प्रॉब्लम दिया या नहीं दिया, लेकिन जवाब ब्रेक के बाद। ज़रूर ज़रूर। शायद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। वक्त हुआ है ब्रेक का, आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। शाहिद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा ये मानना है कि एक एक्टर का ताल्लुक ग्रास रूट लेवल से होता है, यानी हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे से होता है, क्योंकि वो जो ज़िंदगी में उसके कैरियर में वो जितने कैरेक्टर्स या जितने प्लेस के ज़रिए अपने आप को स्क्रीन पर एक्ट कर रहा होता है, उससे वो बहुत कुछ सीख रहा होता है और सीखता है। और इन द एंड आपको ये भी लगता होगा कि मैं कितना ब्लेस हूँ कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल रखा है कि मैं फिज़िकली फ़िट हूँ, मेंटली फ़िट हूँ। लेकिन जब आप वो कैरेक्टर्स करते होंगे, ख़ासकर वो मजबूर, और जिस तरह आपने अभी कहा कि वो मेंटली, वो जो जहनी माजूर का, तो उसके बाद आपको लगता होगा ना कि हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत मजबूर हैं। बिल्कुल, उसके दिल दुखता है। और अभी जो मैंने कोविड की बात की, एक आर्टिस्ट कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गई है, और इनफैक्ट न्यूज़ मीडिया के भी मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत होपलेस हो गए थे इन 2020 में, और कितनों की तो सडन डेथ्स भी हुई हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को तोड़ दिया है। बिल्कुल तोड़ दिया है। बहुत से लोग टूट गए हैं, डिसहार्ट हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि अपने आप को अंदर से थोड़ा सा, अपने आप को मेंटली मजबूत, अपने आप को कहना चाहिए ना, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। सबसे पहली बात ये कि आज मैं पता नहीं कौन सी एक रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने बड़े दावा किया कि जी इस वक्त सिर्फ कराची में जो है ना 30 से 35 लोग रोज़ाना ख़ुदकुशी कर रहे हैं।
मैं सुन के ये परेशान हो गया। उसकी वजह ये है कि देखें, ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी प्यारी चीज़ होती है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हमें जो इस तरफ धकेला जा रहा है कि लोग ख़ुदकुशी पे मजबूर हो रहे हैं, किसी को भी ब्लेम नहीं देना चाहिए, लेकिन एक जनरली अगर हम बात करें तो सिर्फ उसमें जो है ना हमारी एक अना जो है ना वो आड़े आती है शायद, कि अगर किसी ने अच्छा पढ़ लिया है तो वो चाहेगा कि मैं टॉप ऑफ द गनी बनूं, उस नीचे का कोई काम ना करूं, ठीक है ना। वो जो सोच है ना उसको वो ट्रिगर करती है खुदकुशी की तरफ। जैसे अभी शायद मेरा ख्याल है आपने भी कहा है और पहले भी ये कि भाई उसने पढ़ा था तो अगर ट्यूशन पढ़ाना ही शुरू कर देता है इतना काबिल आदमी तो वो अच्छा खासा कमा सकता है। बच्चे जो अभी लकी वन में है ना, तो वो हम सोचते हैं कि अगर मतलब यानी कि हम बस अगर कुछ कर गए हैं, कुछ पढ़ गए हैं, कुछ अच्छा काम कर लिया है, यानी कि अगर फर्ज करें कि मैं अभी इतना सा भी काम नहीं किया अगर देखा जाए, ठीक है ना, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं जी रॉबर्ट डिनेरो की जगह जाकर काम शुरू कर दूं, इट्स वेरी बैड, और उसके चक्कर में मैं खुदकुशी कर लूंगा। अच्छा, मैं वो नहीं कर सकता। पता है आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये मैंने हमारे बहुत सारे साथी एक्टर्स आर्टिस्ट से कहते हुए सुना था कि जब ये पिछला जो इन्फ्लेशन गया है कि काश हम एक्टर नहीं होते, हम कुछ और कर लेते, क्योंकि एक्टर के साथ मसला ये है कि वो सिर्फ एक्टिंग करना जानता है, उसको और कुछ नहीं आता। तो उन्होंने मतलब इस तरह की बातें की थी कि काश हम ये नहीं करते, हम कुछ और कर लेते। तो मैं उनसे यही कहती थी कि नहीं, काम सारे अच्छे होते हैं, डेस्टिनी अल्लाह के हाथ में, तकदीर अल्लाह के हाथ में, अल्लाह से बिलीफ स्ट्रांग रखो, रिस्क देना तो उसका काम है और वो देगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं आपसे, आप दोबारा से थोड़ा सा बहुत सीरियस हो गया, मैं आपसे ये कहूँ, कभी आपका अपना एक्टिंग टैलेंट आपके घर में काम आया, या आपके घर वाले कह देते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है? हाँ, कई दफा ऐसा होता है, कई दफा ऐसा होता है। आप सच बोल रहे हो और वो मानने को तैयार ना हो। मानने को तैयार। अच्छा, झूठ बोलते हुए तो खैर मेरे चेहरे पे ही हंसी आ जाती है, तो वो सभी आप भी पहचान जाएंगे, ये भी पहचान जाएंगे, सब पहचान जाएंगे इस वक्त जो है ना कोई शॉट खेल लिया है शाहिद नकवी ने। लेकिन अगर मैं सच्चाई के साथ और बिल्कुल सोबर बन के भी कुछ कहूँ तो वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं घर वाले की, ये जरूर एक्टिंग चल रही है कोई इस वक्त। मतलब आप सच बोल रहे हो और वो बाजिद हो कि नहीं आप एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, नहीं आप एक्टिंग कर रहे हैं। वो कसम खानी पड़ती है फिर कि भाई इस वक्त मैं सच बोल रहा हूँ इस वक्त बिल्कुल झूठ नहीं। और वैसे बाहर जब कहीं निकले हो, कभी कोई ऐसा वाकया आपको याद है, या जिंदगी में बहुत सारे मजे के वाकये होते हैं कि जहाँ आपको वाकई में लोगों से जब आपकी इंटरेक्शंस होती हैं तो उस वक्त लोग के रवैये और उसमें मतलब एक होता है ना, कुछ ऐसी यादें हैं आपकी कि बहुत सीरियस हो आप, दहन में कुछ और चल रहा हो सामने, अब ज़ाहिर है सेलिब्रिटी हैं, लोगों को तो आप वो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको एक्टिंग करनी पड़ी हो। हाँ, जाहिर बात है कि अपना, हाँ, जब लोग मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, वो तस्वीर बनवाना चाह रहे हैं लेकिन आपके सर में दर्द है तो आपको बहरहाल उनको, या आप ज़हनी तौर पे परेशान है, बहुत सारी टेंशन्स हैं, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा कई तो है जी जी, लेकिन आपने प्रिटेंड करना है कि यू आर हैप्पी। जी जी जी। अगर ये प्रिटेंड नहीं भी कर रहे हैं तो आपको लाजमन उनको कम से कम उनका दिल नहीं दुखाना, ठीक है ना। अब मैं ये कह सकता हूँ यार आज सर में दर्द है, लेकिन मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि यार मैं इस सर के दर्द की वजह से तुम्हें मुस्कुरा कर बात नहीं करूँगा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो मैं कम से कम एक्सक्यूज़ तो ये नहीं करूँगा, मैं कहूँगा यार मेरे सर में दर्द है, कुछ इलाज चल रहा है, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से निकला हूँ, लेकिन आप जल्दी से तस्वीर बना लें प्लीज़ यार, आइए। तो वो तो एक करना पड़ता है आपको। अच्छा, क्या मुश्किल है कॉमिक और सीरियस, क्योंकि एक्सप्रेशंस दोनों में है, और मैं कहती हूँ कॉमिक में हमारे यहाँ कुछ इस तरह के हैं कि आपको लोगों को हंसाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपने दोनों काम किए, दोनों फील्ड्स में आप हरफन मौला हैं। जी जी। तो आपके लिए, आपके अपने लिए मेहनत किस में ज़्यादा करनी पड़ती है? मेहनत मुझे उस वक्त लगती है कि जब मेरे सामने वाला आर्टिस्ट जो है ना, चाहे वो सीरियस रोल कर रहा हूँ मैं या कॉमेडी रोल कर रहा हूँ, अगर मुझे सही क्यू नहीं मिल रहा तो मेरे लिए दोनों चीज़ें मुश्किल है, और अगर मुझे क्यू बिल्कुल सही पटाख करके मिला है तो कॉमेडी मेरे लिए बहुत आसान हो जाती है, एक्सप्रेशन आसान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सीरियस में कि मैं बहुत सीरियस हूँ बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं कहाँ फंस गया, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो अगर वहाँ से मुझे क्यू सही नहीं आ रहा किसी एक्टर का तो वो फिर दब जाता है। कौन सा ऐसा कोई सीनियर एक्टर है कि जिसके सामने शाहिद नकवी मतलब डायलॉग डिलीवर करने के लिए सोच रहे थे या परफॉर्मेंस के लिए थोड़े से नर्वस हुए थे, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ? कोई नहीं। रियली? ना, कभी नहीं। और अगर मैं आपसे नाम पूछूं कि जी जी, आप नाम पूछिए। सारे बड़े नाम, आप जी जी साहब हो गए, काजी मैंने माशाल्लाह सबके साथ काम अल्लाह गरीब रहमत करे,
मैंने आबिद भाई के साथ काम किया, मैंने कवी भाई के साथ काम किया, मैंने फिरदौस जमाल साहब के साथ काम किया, मैंने साजिद हसन साहब के साथ काम किया, और भी बहुत से। लेकिन नर्वस नहीं, नर्वस किस चीज़ का, मेरा कैरेक्टर मैं कर रहा हूं। मतलब आप खुद आपके अंदर ही अपना एक इतना कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई है कि आपने नर्वस नहीं होना चाहिए, कोई भी सामने हो। नहीं, कॉन्फिडेंस की बात नहीं, बात ये कि देखिए कॉन्फिडेंस ही तो होता इट्स अ है, पार्ट ऑफ द जॉब, आपको जॉब करनी है। लेकिन अच्छे अच्छे जूनियर्स नर्वस हो जाते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए ब्लैंक होते हैं कि जिनको हमने स्क्रीन पे देखा होता है, जो हमारे आइडियल होते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि हमको इनके जैसा बनना है, और सडनली वो फिजिकली आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो बंदा फ्रीज होता है थोड़ी देर के लिए। हाँ नहीं, मैं फ्रीज नहीं हुआ। मैं आपने इसमें एक ड्रामे का नाम लिया था, दो कदम दूर, दो कदम दूर या कोई एक ड्रामा था, वो कवि भाई और समी खान ये दोनों थे, और कैरेक्टर ये है कि मैं इनकी किसी नवासी या पोती को मैं पाल कर जवान करता हूँ, तो मैं उसका पैसा खड़ा करना चाह रहा हूँ इनसे। अच्छा। कि भाई मैंने आपकी नवासी के साथ, तो हम लोग कर रहे थे ये ओशियन टावर के सामने जो गली है ना, जो कि सड़क है, वहाँ हम ये शूट कर रहे थे। कवि भाई, प्यार आता है कवि भाई को, तो वो हम लोग कर रहे थे, ये बहुत बड़े सेट थे, और कवि भाई अपनी गाड़ी में आते हैं मर्सिडीज़ में, और बराबर में समी खान बैठे हुए, और मैं इनको एक टाइम बताता हूँ कि इस वक्त वहाँ आइएगा, मैं आपसे डील करूँगा कि मैंने आपकी नवासी के लिए जो भी पाला पोसा है उसको, उसके मुझे पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है। तो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए ये वाक़या आई डोंट नो, लेकिन कहीं खुद नुमाई ना हो जाए, लेकिन मुझे चूँकि एक बहुत बड़े आदमी की आशीर्वाद मिली थी उस वक्त, तो मैं बताना पसंद करूँगा। तो वो हम तो है ये कि मैं इनकी गाड़ी के आगे आकर सलाम करता हूँ, यूँ करके ना, यूँ करके, तो गाड़ी रुक जाती है ना, ये समझ जाते हैं कि ये मैं ही हूँ जो मैं, तो मैंने यूँ आके किया। सदीक उसका डायरेक्टर था, सदीक डायरेक्टर था उसका, तो मैंने यूँ आके ऐसे करके ना, ऐसे यूँ किया है, टेढ़ा आदमी बना है ना, हाँ, मैं समझ गई, होंडा बना है, हाँ। यूँ करके मैंने किया। तो कभी मैंने अंदर ही से आवाज़ लगाई, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, सब रुक गए। तो मैंने कहा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। कवि भाई कहने लगे, यार मैं बड़ा दिल चाह रहा है तुम्हें कुछ कहूँ। मैंने तुम्हारा हर ड्रामा देखा, मैं बहुत मज़ा लेता हूँ यार, अरे वाह, तुम्हारे हर कैरेक्टर को मैंने देखा, तू यहाँ का आर्टिस्ट है नहीं वैसे। सही। तो आगे क्या कहा उन्होंने वो नहीं बताऊंगा, बता दे। नहीं, मैंने समी को कहा मैं तुम्हें गवाह बना कर कह रहा हूँ। समी की से कभी बात हो, समी से मैंने कहा मैं तुम्हें गवाह बना कर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एकेडमी नहीं है। मैं कवि भाई से कहता हूँ क्या मैं अपने आप को एक्टर कह सकता हूँ, आप मेरे लिए इंस्टीट्यूट हैं। तो कवि भाई कहने लगे हाँ तुम कह सकते हो। मैंने कहा अब मैं कहूँगा अपने आप को एक्टर, वरना मैं कहता था मैं टीवी पे काम करता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड हो गया। बहुत बड़ा अवार्ड था। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप किसी अवार्ड इवेंट्स में नजर क्यों नहीं आते? इसलिए कि हमें बुलाते नहीं हैं, वो एक ख़ास ग्रुप के लिए होते हैं मेरा ख्याल है। जितने भी बड़े बड़े आप अवार्ड्स ले लें उसमें कभी हम जैसे लोगों को पूछा नहीं गया, हमारे शायद काम को देखा ही नहीं जाता, या हमारे काम को उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता कि यार ये अच्छा कर गया इसको भी बुला लो। लेकिन हमने तो आपका काम देखा, व्यूअर्स ने आपका काम देखा। व्यूअर्स को मैं सलाम करता हूँ, मैं हमेशा सलाम करता हूँ। इसी सलाम के साथ आखिर मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हुआ जाता है खत्म? मैं आखिरी मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगा कि हमें अपना एहतसाब खुद करना चाहिए, अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए, उससे ख़ुदकुशियाँ भी रुक जाएंगी और माली मामलात भी ठीक हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अगर चांद पर नहीं जा सकते ना तो कोशिश भी ना करें चांद पर जाने की। अगर जो काम आप नहीं कर सकते तो आप अपने गिरेबान में झांकें कि आप क्या कर सकते हैं, वो काम करें। आप ज़्यादा चढ़ाई की कोशिश ना करें, आप ज़्यादा खुदनुमाई की कोशिश ना करें। अगर आपने ये कर लिया तो हमारा माशरा, हमारा मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच आयल साहब, आपका शुक्रिया। सच अ प्लेजर डूइंग शो विद यू, और बहुत कुछ सीखा आपकी बातों से, जगो के हमने एक गुफ्तगू की, लेकिन इस गुफ्तगू में ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो मेरे और आपके लिए रहनुमाई का काम कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।